हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी ही नहीं बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू लेट यू नो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आपके SBIL के रिगार्डिंग, है ना। जून 24 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर सबसे पहले इनको करना है और इनको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करके जाना ही जाना है। वो वाले टॉपिक्स हैं। तो सबसे वन स्टार्टिंग विथ लेबर लॉस। लेबर लॉज में कोई पूछेगा भी नहीं, ना ही कोई ये बोलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। लेबर लॉज आपका 40 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। इसमें ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मैम ये कर ले क्या, ये छोड़ दे क्या, ये चीज़ सही है क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ये लेस इंपॉर्टेंट है क्या। लेबर लॉज आपका 40 मार्क्स कवर करता है। अगर आपको ये अच्छे से आ गया, बहुत हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम्शन भी आ सकती है, आराम से आ सकती है। लेबर लॉज को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। एंड अकॉर्डिंग टू एनालाइजिंग द प्रीवियस पेपर जो आपका दिसंबर अटेम्प्ट था, उसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर वो थोड़ी बहुत केस स्टडी भी बनाएंगे तो थोड़ी ही बनाएंगे, एकदम केस बेस्ड नहीं पेपर कर सकते हैं लेबर लॉज के अंदर, जहाँ तक एज पर माई एनालिसिस। तो आपको इसमें एक भी लाइन मिस नहीं करनी है, हर एक वर्ड हर एक लाइन पढ़ के जाना है, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं करना, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, केस स्टडी हो, कैसे भी हो। और इसको हमने बहुत डिटेल में नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है, एक एक चीज़ पढ़ा है, हर चीज़ का नोट्स है आपके पास, उससे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको टाइम बचाना है और आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ नोट से भी पढ़ के जा सकते हो, बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी लैंग्वेज फॉर्म करके भी लिख सकते हो, लेकिन कवर अप पूरा करके जाओगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ भी मोर इम्पॉर्टेंट लेस इम्पॉर्टेंट है ही नहीं लेबर लॉस के अंदर, है ना। उसके बाद अगर फिर भी बोलो कि मैम हमें तो कुछ चैप्टर ऐसे बता दो कि जो कि इम्पॉर्टेंट तो है ही, इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो चैप्टर कौन से आपके, अगर मैं बताऊं तो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सेक्सुअल हरासमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो आपका पॉश एक्ट है, चैप्टर नंबर 20 वो। सेकंड आपका फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट हो सकता है क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा ना आए, बट क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है तो इसमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ज़्यादा लेंदी है तो ज़्यादा वेटेज ये ले सकता है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अगेन ये भी थोड़ा सा लेंदी है, प्लस इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जो बाकी किसी लेबर लॉ के चैप्टर में बन ही नहीं सकते, जैसे स्ट्राइक एंड लॉकआउट में डिफरेंशिएशन, ले ऑफ और आपका रिट्रेंचमेंट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स बता दो, इंडस्ट्री की डेफिनेशन बता दो, या प्रोसेस भी है इसके अंदर, प्रोसेस चीज़ें भी है कि आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वालों को, तो उनको पहले ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है, तो उसका प्रोसेस क्या है, कब वायलेशन हो जाएगा, इलीगल स्ट्राइक कब हो जाएगी, लीगल कब हो जाएगी। तो इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को। प्लस फैक्ट्रीज एक्ट थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी ईजी है तो कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको हमने डिटेल में पढ़ा भी बहुत डिटेल में फैक्ट्रीज एक्ट को, तो आप इसको छोड़ना बिल्कुल भी मत। सेक्शुअल हरासमेंट प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है, एंड अभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे इस पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को सबसे पहले करना लेबर लॉस के अंदर, बाद में बाकी चीज़ें उठाना, ठीक है। उसके बाद भी अगर मैं बोलती हूँ तो आपका एक ESI एक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ESI एक्ट है। अब देखो वेजेस वाला जो है उसमें सारे एक जैसे हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, वो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट आपका हो गया, एक इक्वल रेमुनेशन एक्ट। इक्वल रेमुनेशन एक्ट तो पूरा ही छोटा है, वो एक साथ ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग इक्वल रेमुनेशन एक्ट। तो वो छोटा एक्ट होता है, वो आपको पूरा ऐसे ही याद होना चाहिए, क्योंकि आप पे फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, पूरा एक्ट ही पूछा जा सकता है, तो उसको भी लाइटली नहीं लेना, ठीक है। तो मेन ये चार, मैं अगर बोलूँ चार, अगर मुझे कोई एक्ट उठाने हो तो वो ये एक्ट होंगे। बाकी इसके अलावा पढ़ना आपको सब है, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ लेबर लॉस। लेबर लॉस को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लोगे, इसमें ना कोई इंपॉर्टेंट है ना कोई वो है, पर बिल्कुल ही आपके पास टाइम ही नहीं बचा और आपको एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे चीज़ें सेट करनी है, तो ये 4 चैप्टर पहले करो, बाद में बाकी चीज़ें करना। लेकिन पढ़ना सब कुछ है लेबर लॉज में, तभी मैं मानूंगी कि आप पार्ट ए को थोड़ा सा टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो। अगर लेबर लॉज नहीं हुआ तो पार्ट ए को भी फिर आपको टेक्निकली आप नहीं पढ़ पाओगे बेसिकली। तो वही वाली चीज़ है कि आपको लेबर लॉज अच्छे से कवर करना है, 100 बात की एक बात, ठीक है।
उसके बाद आपके लेबर लॉज में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे हम कुछ टॉपिक स्पेसिफिक बात करें तो जैसे आपका 14 चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन लेबर लॉज, उसके अंदर आपका फंडामेंटल्स तो है ही, वो आप रीडिंग वाली चीज़ें हैं, इक्वालिटी आर्टिकल्स वो रीडिंग वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जितने भी केस लॉज है वो आपको कवर करने हैं चैप्टर नंबर 14 के अंदर, सब कुछ कवर अप करना है चैप्टर नंबर 14 के अंदर, स्पेशली केस लॉज, चाहे वो पश्चिम बंगाल वाला हो, चाहे वो आपका एयर हॉस्टेस वाला जो हमने केस पढ़ा था वो आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएगी। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 थोड़ा सा मैं बोलती हूँ बोरिंग है, थोड़ा सा रटने वाला है, लेकिन इस पे से भी एक क्वेश्चन तो पक्का मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, क्योंकि उनको चैप्टर्स भी देखो कवर करने हैं और ये खुद ही एक अकेला चैप्टर है, मतलब 14 और 15 इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है। 16 में 3 चीज़ें हैं, 17 में 2 चीज़ें हैं, 18 में 4 है, 19 में 6 है, 20 सेपरेट है। तो ये जो सेपरेट वाले होते हैं उसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले 20 चैप्टर रखा, क्योंकि एक तो वो इंपॉर्टेंट है, ऊपर से वो सेपरेट है, उसके कोई सब पार्ट्स नहीं है ना। और 14 और 15 भी सेपरेट है, इसमें एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 14 में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इक्वालिटी डॉक्ट्राइन बता दो, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी बता दो, इक्वालिटी कब है, इक्वल रेमुनरेशन बता दो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बता दो फॉर एग्जांपल। तो ऐसी जो चीज़ें होती है जो कॉन्सेप्चुअल होती है, जिसमें आपका कोई एकदम सटीक आंसर नहीं है, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है चैप्टर 15 में से। 16 में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे कुछ नहीं आएगा, केस स्टडी कुछ नहीं बनेगी। 16 में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग में स्कोरिंग है, बस आपको थोड़ा सा बोरियत को हटा के रटना पड़ेगा उसमें, इतनी सी बात है। फिर 16 में आपका आता है फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट हमने डिस्कस कर लिया, सब इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लिमिट्स जितनी भी है वो सारी अच्छे से याद करनी है। चाइल्ड लेबर पूरा छोटा सा एक्ट है, इसमें क्या ही मिस आउट करोगे, सब अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये वैसे भी इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है, तो इसको नहीं छोड़ना। फिर 17 आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है, तो इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमने डिस्कस कर लिया है, उसमें जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको करने ही करने हैं, मेनली स्ट्राइक्स वगैरह वो सब आपको करने हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है ना, इसको भी अच्छे से देख जाना, इसके प्रोसीजर अच्छे से देख जाना, बहुत डिटेल में लैंग्वेज नहीं पढ़नी, प्रोसेसेस याद होने चाहिए कि कितने टाइम तक हमें ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर दे देना है, कितने टाइम में वो सर्टिफाई करके दे देगा, है ना, कब क्या कैसे क्या क्या चीज़ें होगी, जब तक नहीं आएगा इफेक्टिव कब से होंगे ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो ये बेसिक चीज़ें जो प्रोसीजरल है ना, टाइम लिमिट्स प्रोसीजर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करना है। लॉ ऑफ वेजेस के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पूरा अच्छे से करना है, मैंने ये बताया हुआ है। लॉ ऑफ वेजेस में चारों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कम इंपॉर्टेंट कोई ज़्यादा है, तो ये पूरा ही पढ़ना है एक तरह से। और इक्वल रेमुनरेशन एक्ट तो पूरा एक्ट एक साथ पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। 19 में ईएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ईएसआई है। ग्रेचुटी आपका मैटरनिटी बेनिफिट इजी है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि कुछ भी छोड़ो इसमें, मैटरनिटी बेनिफिट इज़ वेरी इजी, तो आपको अच्छे से वो करके जाना है। ईएसआई एकदम कॉन्सेप्चुअली लैंग्वेज वाइज सब कुछ अच्छे से करना है। प्रोविडेंट फंड वाला जिसमें आपका पेंशन भी आ जाता है, इडली वाली स्कीम जो हमने पढ़ी थी वो भी आ जाती है, तो वो सारा भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कवर करके जाना है। जो आपका अप्रेंटिसेस एक्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप उसको नोट्स से कवर कर सकते हो। उसके बाद आपका लेबर, ये लास्ट वाला जो चैप्टर था हमने, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स और मेंटेनिंग रजिस्टर्स, इसको आप चाहो तो एक साथ पढ़ सकते हैं नोट्स के थ्रू। मैं आपको जो नोट्स के थ्रू पढ़ने बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि इसको हमें बहुत लैंग्वेज की तरह और बहुत ही परफेक्शन तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट से पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर कर सकते हो। वो वाले चैप्टर्स है आपके अप्रेंटिसेस हो गए, अप्रेंटिसेस एक्ट हो गया, आपका लेबर लॉज हो गया, ये लेबर लॉज का लास्ट वाला ये 19 का 6th पार्ट हो गया बेसिकली। 19 का 6th पार्ट आपको करके जाना है नोट्स के थ्रू, और अलग से जो पूरा डिटेल में पढ़ना है वो मैंने आपको बोला ईएसआई एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये सारे एक्ट है जो आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में सेक्सुअल हरासमेंट में तो हर एक वर्ड एवरी लाइन आपको एकदम अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है, ये वाली चीज़ें यहाँ पे आती है। तो लेबर लॉज में मैं आपको टॉपिक्स बिल्कुल नहीं लिखवाने वाली कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ जाए मैम तो हम पास हो जाएंगे, नो, आपको लेबर लॉज पूरा आना चाहिए, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, हर एक चीज़ आनी चाहिए लेबर लॉज के बारे में। मैंने चैप्टर लिख दिए वही बहुत अलग बात है, वो भी मेरे ओपिनियन है, ये डिफर हो सकता है, क्योंकि लेबर लॉज देखो पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे एक्ट है, छोटे छोटे एक्ट को बेसिस बना के भी आपका पेपर बनाया जा सकता है। तो
लेकिन जो 4 चैप्टर मैंने बताए हैं वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना है, मतलब पहले वो पढ़ना है, बाद में बाकी चीज़ें पढ़नी है, इतना है। अब पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए में एक्चुअल में हम डिस्कस कर सकते हैं कि मेन आपके टॉपिक्स है क्या। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फालतू चैप्टर है बिल्कुल भी, इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 1 से आपको क्वेश्चन 0 to 5 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो हम इसकी तैयारी करके नहीं जा सकते। ये आपको उस टाइम पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सा फैक्टर कैसा है। मैं बोल दूं कि कैपिटल, आपका जो कैपिटल है वो कैसे मतलब चॉइस पे, मतलब चॉइस का फैक्टर हो सकता है कोई बिजनेस को चूज करने के लिए, तो वो तो आपको पता ही है ना। जिसको कैपिटल ज़्यादा चाहिए वो कंपनी बनाएगा, जिसको कैपिटल कम चाहिए वो सोल प्रोप्राइटर बनाएगा, जिसको कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कंपनी बनाएगा, जिसको कैपिटल की थोड़ी प्रॉब्लम है वो सोल प्रोप्राइटर बनाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और कैपिटल रेजिंग एबिलिटी तुम्हें ज़्यादा रखनी है, बड़ा बिजनेस करना है, ग्रोथ ज़्यादा करनी है, जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा बड़ा रखना है, तो कंपनी बनाएंगे, नहीं करेंगे तो कम बनाएंगे। तो अपने लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स डाल के ये सब करके ये सब तुम कर सकते हो। इसको बस आपको रीड करना है, नथिंग एल्स। पीपीटी से पढ़ना है, रीड करना है, और कुछ नहीं करना। सेकंड, आपका सेकंड चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट ए का, ये मैंने आपको हज़ारों बार बताया हुआ है। अब हम यहाँ से थोड़ी डिटेलिंग में बात करते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ध्यान से सुनो, आपका है पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में चैप्टर 1 मैं बोल रही हूँ रीड करके जाना, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रीड, ओनली रीड। चैप्टर 2 में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंपनीज के बारे में, तो ऑब्वियसली चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी है वो है आपकी, एक तो ओपीसी, सेकंड इज सेक्शन 8 कंपनी, और थर्ड है आपकी फॉरेन कंपनी और निधि कंपनी। अब देखो ध्यान से सुनना, सारी कंपनियां आई गई है ऑलमोस्ट। जो आपकी सेक्शन 8 कंपनी है ना वो थोड़ा सा कंपनी लॉ के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है मेरे अकॉर्डिंग। कंपनी लॉ में इसके क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम यहाँ पे सेक्शन 8 अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें वहाँ पे बहुत हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैंने सेक्शन 8 लिखा है। बाकी यहाँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है निधि कंपनी। निधि कंपनी की एक भी लाइन, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना। सारे रूल्स, निधि रूल्स आपको पूरे याद होने चाहिए, सारे प्रोसीजर्स याद होने चाहिए। क्या क्या उसमें आपने जैसे लिमिट्स पढ़ी है, लोन इतना दे सकते हैं, डिपॉजिट इतना ले सकते हैं, इंटरेस्ट कितना लगेगा, और क्या क्या कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए। जनरल रिस्ट्रिक्शंस है, जो चैप्टर 8 में थोड़ा सा पार्ट दे रखा है आपको निधि कंपनी का, वो भी आपको एक साथ पढ़ के जाना है। निधि कंपनी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। निधि कंपनी में क्वेश्चन आया ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि निधि कंपनी पहली बात तो आपके कंपनी लॉ में कवर नहीं है, तो यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में अच्छे से कवर करनी है। फॉरेन कंपनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं। सेम इज द रीजन फॉर द ओपीसी और फॉरेन कंपनी में केस स्टडीज बहुत अच्छी बनती है और बन चुकी है, और काफ़ी पास्ट एग्जाम में रिपीटेडली पूछी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 कंपनी यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे, कंपनी लॉ में भी काम आ जाएगी, अगर यहाँ नहीं आएगी इसलिए मैंने यहाँ पे कोट कर दी है। बाकी ओपीसी, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी आपको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के जानी है। ये है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपका एमओए एओए का भी पोर्शन है, जो आप एग्जाम से पहले कंपनी लॉ से पढ़ के जाओगे, उसको स्किप करना नहीं है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, यहाँ से भी आ सकता है वहाँ से भी आ सकता है। एग्जाम से पहले एक दिन पहले, कंपनी लॉ के पेपर से पहले एक दिन पहले ये चैप्टर पढ़ के जाओगे, और जो आपका कंपनी लॉ के अंदर एमओए एओए का पोर्शन है वो यहाँ पे पढ़ोगे, है ना, और जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो वहाँ पे पढ़ोगे। तो चैप्टर 2 आप मान लो दोनों में कॉमन है, कंपनी लॉ में और यहाँ पे, तो दोनों एक साथ पढ़ के जाना ही जाना है। चैप्टर 3 एलएलपी, अपना एलएलपी, चैप्टर 3 एलएलपी। तो एलएलपी के अंदर आपको मेन टॉपिक्स अगर मैं बताऊं तो क्या है, सबसे पहले एलएलपी एग्रीमेंट, ये आपको बनाना भी आ सकता है, ड्राफ्ट भी आ सकता है, और कि भाई एलएलपी एग्रीमेंट बना के दिखा दो, या फिर आपका आ सकता है कि एलएलपी एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बता दो, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक जो चेंजेस रिलेटेड चीज़ें ना वो बहुत पूछी जाती है, कि नाम चेंज करा रहे हैं तो बताओ प्रोविजन क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा रहे हो तो बताओ प्रोविजन क्या है, कोई भी पार्टनर में चेंज हो रहा है तो कौन सा फॉर्म जाएगा। तो इसमें फॉर्म्स वगैरह आपको सब अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्म्स तो मैं हमेशा बोलती हूँ, इसके फॉर्म्स याद हो गए तो आधा चैप्टर कंप्लीट है। तो ये एलएलपी की बात हो गई। फिर आपका आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 आपका स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में क्या क्या मेन बातें, स्टार्टअप्स में आपके मेन चीज़ें आती हैं जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं वो, अगेन प्रोसीजर्स, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपनी लॉ के एग्जम्पशंस, इसको नहीं छोड़ के जाना है। कंपनी लॉ के एग्जम्पशंस क्या क्या है, बेनिफिट्स में सब कवर हो गया, फंड मिलना और अलग अलग और चीज़ें क्या है, यही इसमें भी आता है, लेकिन कंपनी लॉ को प्रेफरेंस देनी है। कंपनी लॉ के एग्जम्पशंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए जो आपको स्टार्टअप को मिलते हैं,
ठीक है, तो वो मेन टॉपिक हो गया। बाकी पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आपको बोला हुआ है, वापस से बता रही हूँ, क्लास में मैंने बताया भी था, वापस बता रही हूँ। चैप्टर 2 आपका 4 एंड 8 एंड आपका 13, इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप लेबर लॉस पढ़ोगे, एकदम थरली, एकदम थरली पढ़ना। मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन आपको अच्छे से आनी चाहिए। 2, 4, 8 एंड 13 की, इसमें से पूरा आधा वेटेज आपका जाता है 60 मार्क्स में से, तो ये अच्छे से करना है। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, बस मैं फॉर द सेक ऐसे ही बता रही हूँ आपको कि प्रायोरिटी किसको दो। बट ये आप 4 चैप्टर ही है बस भाई, इतने में से 4 ही चैप्टर है, 13 चैप्टर में से 4 चैप्टर मैंने बोले एकदम थरली पढ़ने हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, तो ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका है चैप्टर 5 एमएसएमई। अब एमएसएमई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेनिफिट्स। क्या है? बेनिफिट्स, जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो एमएसएमई के हो, चाहे वो एनएसआईसी के बेनिफिट्स हो, मतलब उद्योग रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स हो या फिर एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के हो, दोनों के बेनिफिट्स, एनएसआईसी के हो चाहे उद्योग के हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन के हो, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन के हो, वो बेनिफिट्स एकदम अच्छे से आनी चाहिए। स्कीम वो कोई भी रैंडम पूछ लेंगे, तो स्कीम एक बार अच्छे से रीड करना है, जो मैंने छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको बनाए हैं वो अच्छे से देख जाना, बस बहुत है। वो है आपका एमएसएमई का 6 चैप्टर, वापस अगेन थोड़ा फालतू चैप्टर है, वेटेज ज़्यादा आता नहीं है, पर आईसीएसआई इज़ अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता कि वो ज़्यादा वेटेज किसको देगा। लेकिन चैप्टर 6 ऐसा थोड़ा सा है जो आप है ना वापस से अगेन रीड कर सकते हो, चार्ट से देख के जा सकते हो। चैप्टर 6 है ना। चैप्टर 7 जो आपका है नॉन कॉर्पोरेट वाला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोसाइटी, ट्रस्ट और एमएससीएस, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है, ट्रस्ट में भी डिफरेंस बता दो, ट्रस्ट का एग्जाम्शंस बता दो, इन दोनों के टैक्स एग्जाम्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स एग्जाम्शंस। अब देखो स्टार्टअप में भी टैक्स एग्जाम्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, तुम समझो चैप्टर 4 पूरा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बस बताया है, जो तुम भूल जाते हो कि कंपनी लॉ के याद करने क्या मैम बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है क्या, वो मैंने अलग से मेंशन किया क्योंकि तुम इनको लाइटली लेते हो। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें सब है, टैक्स एग्जाम्शंस और सब जितना भी हमने पढ़ा है चैप्टर 4 पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो क्या है चैप्टर 8, चैप्टर 8 अगेन अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 8 में से भी कोई भी टॉपिक आ सकता है, बट अगर एनबीएफसी के टाइप्स में से मुझे कुछ बोलना हो तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर वाली जो थी इन्वेस्टमेंट कंपनी, है ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो थी, वो जिसमें हमने पूरा पढ़ा था कि क्या क्या कंडीशंस है, 9-10 कंडीशंस थी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टाइप्स में पढ़नी है। सेकंड एआरसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा से, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपको नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। मैं पेमेंट बैंक लिखवाती, पर पेमेंट बैंक का उन्होंने पिछली बारी क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि वो दे, हो सकता है कि वो ना भी दे, है ना, तो यहाँ पे मैं मुद्रा बैंक लिख रही हूँ पेमेंट बैंक की जगह, कि मुद्रा बैंक इस बार आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एआरसी, मुद्रा बैंक एंड आपका एनबीएफसी के टाइप में अगर मैं बोलूँ तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर एनबीएफसी या एमएफआई भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आ सकता है। तो ये आपका 8 हो गया। 9 छोटा सा चैप्टर है भाई, इसमें क्या मतलब इजी चैप्टर है, तो इसमें क्या तो हम इम्पोर्टेंट बात करें नहीं करें, इसको भी तुम नोट से ईजिली पढ़ सकते हो, इसको तुम नोट से पढ़ सकते हो, नोट से पढ़ सकते हो, प्लस चार्ट से पढ़ सकते हो, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको थरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सच बहुत इजी चैप्टर है। जॉइंट वेंचर क्या होता है, टाइप्स बता दो, जॉइंट वेंचर फॉरेन कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो उसके फीचर्स बता दो, फॉरेन कोलैबोरेशन के बेनिफिट्स बता दो, या फिर एसपीवी क्या होता है कॉन्सेप्ट समझा दो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट नोट ऑन एसपीवी, ये आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एसपीवी पे क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसपीवी, एसपीवी का कॉन्सेप्ट समझा दो या उसके बेनिफिट्स क्या है, तो एसपीवी से सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, या तो जॉइंट वेंचर के साइड से क्वेश्चन आता है या एसपीवी के साइड से आता है, तो ज़्यादातर जॉइंट वेंचर से ही आता है, बट एसपीवी पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है फुल फ्लैश क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का, तो वो हम लोग देख के चलेंगे। चैप्टर 10 देखो चैप्टर 10 वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, पहले नहीं था, तो इसलिए वो एक क्वेश्चन इसमें पक्का देना चाहेंगे, इसका वेटेज 0 नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि इसमें से क्वेश्चन ही ना आए, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, तो इसको आपको अच्छे से देख के जाना है, ब्रांच ऑफिस सेट करनी है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या है, इसमें तुम्हें वही फॉर्म प्रोसीजर्स याद होने चाहिए अच्छे से सारे।
छोटा सा चैप्टर ये दोनों बहुत छोटे चैप्टर है, तो ये पूरे कवर करना, नोट से करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। उसके बाद चैप्टर 11 हमारा सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे वियर्डेस्ट और सबसे बोरिंग चैप्टर जो है चैप्टर 11। तो ये तो मैं आपको हमेशा से क्लास में भी बोलती हुई आई हूँ कि इसको नोट से ही कवर करो, बुक में बहुत लेंदी तरीके से दे रखा है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ना अगर टाइम बचे तो, नहीं तो आप बस वही वाली बात है ना कि इसमें अगर क्वेश्चन आया तो अगर हमने नहीं पढ़ रखा तो हम लिख नहीं पाते, इसलिए आपको एक बार रीडिंग करनी ज़रूरी है कि आप इसको बोलते हैं ना एक बार आंखों से निकालना है, मतलब बेसिकली ये करना पड़ेगा तुम्हें। चैप्टर 12 तो वही है, एक्ट्स वाली चीज़ है, इसको भी तुम रीड ओनली बेसिस पे पढ़ के जा सकते हो, एक्ट्स के नेम है इसके अंदर, वो तुम लिख के जा सकते हो। अब चैप्टर 13 है, वो आपका एकदम स्टार चैप्टर है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी, नथिंग कैन बी लेफ्ट, एवरीथिंग आपको पढ़ना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। फसाई इंपॉर्टेंट है, ड्रग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पेसिफिक वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, आईसी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अलग से मैं बोल ही नहीं सकती। पैन, टैन और जीएसटी वाले क्वेश्चंस उन्होंने पिछले अटेम्प्ट में दिए हैं, हो सकता है इस बार वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे स्पेसिफिक वालों को, स्पेसिफिक वाले देखो पैन, टैन वगैरह सबको लेना होता है, जीएसटी जिस पे अप्लाई होता है लेना पड़ता है, उसके अलावा जो भी आपके रजिस्ट्रेशन से लाइक फसाई, ड्रग लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेना है, फूड लाइसेंस सबको थोड़ा लेना होता है, जो फूड प्रोसेसिंग में है, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग उनको ही लेना पड़ता है, तो मेरे अकॉर्डिंग इससे वेटेज जाएगा आपका, ये ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। पैन, टैन, जीएसटी, आईसी जो कॉमन है उनको नहीं लेंगे, इनको लेना चाहेंगे, है ना, जो आपकी स्पेसिफिक है उनको लेना चाहेंगे, तो आप प्रेफरेंसेस देना जो भी स्पेसिफिक है उन चीज़ों को। बस यही आपके चैप्टर का वेटेज थोड़ा हमने डिस्कस किया। अब देखो अगेन मैं आपको लास्ट में बोलूँगी, यही बोलूँगी कि कुछ भी छोड़ना मत, क्योंकि आईसीएसआई का कोई भरोसा नहीं है, जो चैप्टर हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो उसमें से कुछ भी ना देके पूरा आपका वेटेज बना सकता है फ्रॉम द चैप्टर जो हम लोगों ने लेस इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ के चले गए। तो छोड़ना कुछ नहीं है, ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स मैंने आपको इसलिए बताया कि आप पहले इनको करो, बाद में बाकी करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने एक बार भी देखा होता है तो हम उसके रिलेटेड आसपास कुछ लिख पाते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं, अटेम्प्ट करने के मार्क्स होते हैं, एंड अटेम्प्ट 100% पेपर। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तो डेफिनेशन लिख के आओ, कुछ भी नहीं आता जो कोई वर्ड है क्वेश्चन के अंदर उसको एक्सप्लेन करके आओ, कुछ ना कुछ लिख के आओ, 1 मार्क बहुत बड़ा होता है। तो बस वही वाली चीज़ है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले प्रायोरिटी बेसिस पे ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है, जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनको थरली पढ़ना है, मतलब ईच एंड एवरी लाइन पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, लैंग्वेज भी आनी चाहिए, अच्छे से लिखने का तरीका भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जो चैप्टर्स मैंने बताया। बाकी आप एक बार नोट्स के थ्रू जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो आप करके जा सकते हो, मोर देन इनफ वाली बात हो जाएगी, और कुछ नहीं करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ो, बस। थैंक यू।